चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमारा बॉडी जो है वो सेल्स का बना होता है, तो उन सेल्स को सर्वाइव करने के लिए आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो सब्सटेंसेस होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट जो होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं, मतलब कि वो सारे पार्टिकल्स को आपको अलाउ नहीं करते हैं उनके थ्रू पास करने के लिए। तो जो सब्सटेंसेस होते हैं वो आपके अलग अलग मैकेनिज्म के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास करते हैं। मेनली बॉडी के अंदर दो तरीके से आपका सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट होते हैं। पहला है पैसिव ट्रांसपोर्ट और सेकंड है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसको कि हम डिफ्यूज़न भी कहते हैं, इसमें क्या होता है कि जो सब्सटेंसेस होते हैं वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग मूव करते हैं, यानी कि जिस रीजन में हायर कंसंट्रेशन है सब्सटेंस का, वहाँ से सब्सटेंस आपके जो लोअर कंसंट्रेशन वाले प्लेसेस होंगे वहाँ पे मूव करते हैं बिना एनर्जी यूज़ किए हुए। फर्दर आपका जो पैसिव डिफ्यूज़न होता है वो आपको टू टाइप्स में डिवाइडेड है। एक है सिंपल डिफ्यूज़न एंड सेकंड है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। सिंपल डिफ्यूज़न में जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं वो आपके हायर कंसंट्रेशन एरिया से लोअर कंसंट्रेशन एरिया तब तक मूव करते हैं जब तक कि इक्विलिब्रियम ना हो जाए, मतलब दोनों जगह आपके सब्सटेंसेस के जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल ना हो जाए। और ये मेनली आपके गैसेस, लिक्विड्स और सॉल्यूशंस के केस में होता है। जैसे कि आपका जो ऑक्सीजन है वो लंग्स से, जो कि आप जहाँ पे उसका कंसंट्रेशन हाई होता है वहाँ से वो ब्लड में ट्रांसफ़र होता है, और ब्लड में आपका ऑक्सीजन जो लो कंसंट्रेशन होता है। तो ये जो जो ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होता है वो जब लंग्स और ब्लड दोनों में इक्विलिब्रियम हो जाते हैं, तो मतलब इक्वल हो जाते हैं, तो आपका ये डिफ्यूज़न स्टॉप हो जाता है। सेकेंड है आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। ये जो होता है आपको बेसिकली लार्ज मॉलिक्यूल्स के लिए होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, जो कि आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं हो पाते हैं। तो वो आपको ट्रांसपोर्टर, जो कि एक इंटीग्रल प्रोटीन होता है, उसकी हेल्प से ट्रांसपोर्ट होते हैं। इस केस में क्या होता है कि सॉल्यूट आपके स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर जो प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन साइड में, उसके साथ बाइंड करते हैं। और ये सॉल्यूट की बाइंडिंग जो होती है वो आपकी जिस एरिया में हायर कंसंट्रेशन होता है सॉल्यूट की, वहाँ होती है। उसके बाद ये ट्रांसपोर्टर अपने शेप को चेंज करता है और जो सॉल्यूट उसके साथ बाइंड होता है उसको करता है मेम्ब्रेन के दूसरे साइड में। और यहाँ पे जो आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है सब्सटेंसेस का, मैक्रोमोलिक्यूल्स का, वो टोटली डिपेंड करता है आपका जो मेम्ब्रेन के दोनों साइड में उसका कंसंट्रेशन जो डिफरेंस है और कितने ट्रांसपोर्टर्स अवेलेबल हैं जो उसके साथ बाइंड करके उसके ट्रांसपोर्ट को पॉसिबल बनाते हैं। जैसे कि जो ग्लूकोज होता है सेल के अंदर, वो आपका ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स जो कि आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं कुछ सेल्स के, उनके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। अब पैसिव डिफ्यूजन में एक आपका मैकेनिज्म है ट्रांसपोर्ट का, है वो ऑस्मोसिस। ये आपका स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन होता है जो कि आपके वाटर के मूवमेंट पे अप्लाई होता है। जो वाटर का मूवमेंट होता है वो आपके सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हायर कंसंट्रेशन जहाँ होता है वाटर का, वहाँ से आपका लोअर वाटर कंसंट्रेशन तक होता है। जैसे कि जो प्योर वाटर होते हैं वहाँ पे आपका हायर कंसंट्रेशन होता है वाटर का, और जो लो वाटर कंसंट्रेशन होता है उसके एग्जांपल है वाटर जिसमें कि सॉल्ट या शुगर प्रेजेंट हो। तो ऑस्मोसिस तभी होता है जब मेम्ब्रेन आपका वाटर के लिए परमिएबल तो होता है, लेकिन वाटर के अंदर जो सॉल्यूट्स प्रेजेंट होते हैं उसके लिए परमिएबल नहीं होता है। जैसे कि अगर नॉर्मल प्योर वाटर है तो आपका वो इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू पास होता है, लेकिन अगर वाटर में किसी तरह का सॉल्ट या शुगर प्रेजेंट है तो ये सॉल्ट और शुगर आपका पास नहीं हो पाता है और वाटर पास कर जाता है। तो इसके लिए आपका ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है। ठीक है, तो जो फोर्स जिसके साथ ये डिफ्यूजन होता है, मतलब सॉल्यूट्स के साथ जो वाटर पास करता है आपका मेम्ब्रेन के थ्रू, उसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ये ऑस्मोटिक प्रेशर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्यूट के कंसंट्रेशन के। ऑस्मोसिस तब तक प्रोसीड होता है जब तक कि इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो जाता है, यानी कि मेम्ब्रेन के दोनों साइड में सॉल्यूशन जो होता है जब सेम कंसंट्रेशन का पहुंच जाता है तो ये ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाता है, और इस स्टेट को हम कहते हैं आइसोटोनिक।
ठीक है, मतलब कि जहाँ पे दोनों कंसंट्रेशन इक्वल होते हैं। अब हम अगर आरबीसी पे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इस चीज़ को। जैसे अगर आरबीसी को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस किया जाता है तो जो आरबीसी के अंदर का सॉल्ट कंसंट्रेशन होता है और आरबीसी के बाहर का सॉल्ट कंसंट्रेशन होता है वो इक्वल होता है, यानी कि आरबीसी आपका शेप चेंज नहीं करता है। लेकिन जब आप आरबीसी को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, मतलब कि जिसका कंसंट्रेशन उसके बाहर के कंसंट्रेशन से कम होता है, यानी कि वाटर कंसंट्रेशन आपका आरबीसी के बाहर ज़्यादा है और आरबीसी के अंदर कम है, तो वाटर जो होता है वो आपको सेल के अंदर मूव करता है, जिसकी वजह से आरबीसी जो होता है वो, यानी कि रेड ब्लड सेल आपका स्वेल होता है और स्वेल होने की वजह से वो रप्चर हो जाता है, मतलब ब्रेक हो जाता है। अगर आरबीसी को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, यानी कि इस केस में आपका वाटर कंसंट्रेशन जो है वो लो होगा आरबीसी के बाहर और आरबीसी के अंदर ज़्यादा होगा, तो वाटर क्या होगा जो सेल के अंदर का वो बाहर की साइड मूव करने लगेगा, जिसकी वजह से आरबीसी जो होगी वो श्रिंक हो जाएगी और वो आपकी ग्रेनुलेट हो जाएगी, मतलब कुछ इस तरह की हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपके ऑस्मोसिस प्रोसीड करता है बॉडी के अंदर। अब है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हमने देखा पैसिव ट्रांसपोर्ट, अब बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। इसमें जो सब्सटेंसेस होते हैं वो आपके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव करते हैं, मतलब लोअर से हायर कंसंट्रेशन पे मूव करते हैं। ये आपका एक एक्टिव प्रोसेस होता है क्योंकि इसमें स्पेशलाइज्ड प्रोटीन कैरियर मॉलिक्यूल्स या फिर ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जिनको एनर्जी की ज़रूरत होती है कि वो सॉल्यूट्स को आपको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव करे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, यानी कि फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। तो जो सब्सटेंसेस जो कि हाईली एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करते हैं आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस, वो इंक्लूड करते हैं कुछ आयन जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, कैल्शियम, एमिनो एसिड्स एंड मोनोसेकेराइड जैसे कि ग्लूकोज। तो बेसिकली बॉडी के अंदर दो तरह के एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं, पहला है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंड है आपका सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है इसमें जो एनर्जी ऑब्टेन होती है वो डायरेक्टली आपको एटीपी के हाइड्रोलिसिस से होती है। जो ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, वो आपको ट्रांसपोर्ट को कैरिड आउट करते हैं, उन्हें हम पम्प्स कहते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम सोडियम पोटेशियम पंप, जो कि आपका सबसे प्रिवेलेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ये पंप जो होता है वो आपकी बॉडी के सेल्स में प्रेजेंट होता है और सोडियम और पोटेशियम के डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो एक डिफरेंस मेंटेन करता है आपके आयंस के डिस्ट्रीब्यूशन में दोनों साइड्स पे। ठीक है, तो टिपिकली पोटेशियम जो होता है वो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी इंट्रासेलुलरली प्रेजेंट होता है, और जबकि सोडियम आयंस जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होते हैं। ये आयंस जो होते हैं वो अपने कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग डिफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, मतलब मूव करने की कोशिश करते हैं, यानी कि पोटेशियम जो है वो बाहर की तरफ और सोडियम जो है वो सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ मूव करने की कोशिश करता है। तो इनके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए पोटेशियम पंप आपका कॉन्स्टेंटली पंप आउट करता है सोडियम को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर इन एक्सचेंज ऑफ पोटेशियम, मतलब कि आपका पोटेशियम बाहर जाता है और सोडियम जो होता है वो सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू अंदर आता है। अब है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इस ट्रांसपोर्ट में जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स होते हैं वो आपको साइमल्टेनियसली बाइंड करते हैं सोडियम या फिर किसी अनदर सब्सटेंस से और उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं अब उसके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट, यानी कि फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। और सोडियम आयन जो होता है वो आपको उस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ ही मूव करता है। तो इस प्रोसेस में जो सोडियम आयन आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के तरफ मूव करता है वो आपको सेल के अंदर, जबकि अदर सब्सटेंस जो होता है वो ऊपर की तरफ मूव करता है। ठीक है,
सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो बेसिकली आपका दो तरह का होता है। सोडियम को ट्रांसपोर्ट, जिसमें कि ट्रांसपोर्टर आपको सोडियम और अनदर सब्सटेंस को एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, यानी कि अगर आपका सोडियम अंदर आ रहा है तो दूसरा सब्सटेंस भी अंदर ही आएगा, और अगर बाहर जा रहा है तो दोनों सब्सटेंसेस आपके बाहर, मतलब दोनों आयंस आपके बाहर ही मूव करेंगे। सोडियम काउंटर ट्रांसपोर्ट, जिसमें कि सोडियम और जो अनदर सब्सटेंस होता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। जैसे कि आपका सोडियम अंदर आ रहा है तो जो सब्सटेंस होगा वो बाहर जाएगा, तो इस तरह से इसमें मूवमेंट होता है। एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट के अलावा बॉडी में कुछ स्पेशल कैटेगरीज ऑफ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे एंडोसाइटोसिस। ये जो होता है इसमें लार्ज मॉलिक्यूल आपको सेल के अंदर वेसिकल फॉर्म करके एंट्री करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। और एंडोसाइटोसिस जो होता है वो बेसिकली आपका 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है पिनोसाइटोसिस। इसमें मैक्रो मॉलिक्यूल जैसे बैक्टीरिया या फिर एंटीजन आपको सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं, और इसे सेल ड्रिंकिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कुछ टेनी ड्रॉपलेट्स आप सॉल्यूट्स के लिए जाते हैं जो कि आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में डिसॉल्व होते हैं। तो इसमें ये मैकेनिज्म कैसे होता है, तो सबसे पहले फ्लूइड ड्रॉपलेट आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे बाइंड करता है, फिर वो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के उस एरिया को अंदर की तरफ फोल्ड करता है। सपोज करिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इसको फिर ये अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करता है और ड्रॉपलेट्स के अराउंड एक वेसिकल फॉर्म कर लेता है। मतलब इस तरह का आपका वो वेसिकल फॉर्म कर लेता है। फिर ये वेसिकल, जिसको कि एंडोजोम कहते हैं, वो आपका डिटैच हो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और फिर एंटर करता है सेल के अंदर। सेल के अंदर फिर वो आपको लाइजोसोम से कांटेक्ट में आता है, ये एंडोजोम, और उसके साथ वो अटैच हो जाता है। मतलब लाइजोसोम्स के साथ आपका एंडोजोम जो वेसिकल है आपका मॉलिक्यूल का, वो अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से जो लाइजोमल मेम्ब्रेन होता है वो आपका ब्रेक हो जाता है, और उसके अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं और एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर ये एक्टिवेटेड एंजाइम क्या करते हैं कि एंडोजोम के मेम्ब्रेन को ब्रेक कर देते हैं, और उसके अंदर जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसको वो साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देते हैं। ठीक है। सेकंड जो होता है आपका प्रोसेस वो है फैगोसाइटोसिस, जिसको कि हम सेल ईटिंग भी कहते हैं। ये आपके मैक्रो मॉलिक्यूल से भी जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि होल बैक्टीरिया या फिर वायरस, उनको सेल के अंदर इनगल्फ करता है, मतलब लेता है। ठीक है। जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स या फिर टिश्यू मैक्रोफेजेस या फिर आपके जो बैक्टीरिया होते हैं, उन सबको ये पूरी तरह से अंदर लेके डिस्ट्रॉय करता है, या कोई अदर फॉरेन सब्सटेंस हो उनको भी, ताकि बॉडी को वो अलग अलग डिसीज से प्रिवेंट कर सके, मतलब कि फाइट कर सके। एंडोसाइटोसिस का जो थर्ड मेथड है ट्रांसपोर्ट का, वो है रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। रिसेप्टर मेडिएसिस एंडोसाइटोसिस में लाइगेंड जो होते हैं वो आपको रिसेप्टर्स, जो कि आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, उनके साथ बाइंड करते हैं, और फिर आपको वो सेल के अंदर एंट्री करते हैं। ये आपको कुछ विटामिन्स, हार्मोन्स जैसे कि इंसुलिन या फिर लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स या फिर कुछ अदर स्पेसिफिक मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए को लेने के लिए यूज़ करते हैं थ्रू सेल्स। ठीक है। इसमें जो रिसेप्टर्स होता है वो लाइगेंड के साथ बाइंड करता है, वो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के किसी स्पेसिफिक रीजन में प्रेजेंट होता है, और आपको एक रिसेप्टर प्रोटीन कंटेन करता है जिसे क्लैथरीन कहते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहले लाइगेंड जो है वो रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, जिससे कि लाइगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, और वो आपको एक क्लैथरीन कोटेड पिट की तरह एग्रीगेट हो जाता है, क्योंकि ये जो रिसेप्टर्स आपके जिस स्पेसिफिक रीजन में प्रेजेंट होते हैं उसे हम उसके अंदर जो प्रोटीन होता है उसे क्या बोलते हैं, क्लैथरीन। तो ये क्लैथरीन कोटेड पिट बना लेते हैं एग्रीगेट करके। फिर जो लाइगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के अराउंड मेम्ब्रेन के जो एजेस होते हैं वो आपको अंदर की तरफ फोल्ड होते हैं, और वो फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिटैच हो जाते हैं, मतलब सेपरेट हो जाते हैं, ताकि वो वेसिकल को फॉर्म कर सकें।
वेसिकल जिसे कि हम एंडोजोम्स कहते हैं, वो आपको सेल के डीपर पार्ट में मूव करता है, जहाँ पे वो लाइसोसोम के साथ फ्यूज हो जाता है। और जो लाइसोसोम के एंजाइम होते हैं वो जो एंडोजोम का मेम्ब्रेन होता है उसको डाइजेस्ट करते हैं और लाइगेंड को रिलीज करते हैं, या फिर जो भी सब्सटेंस है उसको रिलीज करते हैं, जो कि एंडोजोम के अंदर प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो अब एक और बॉडी के अंदर एंडोसाइटोसिस के अलावा आपका ट्रांससाइटोसिस प्रेजेंट होता है। इसमें जो लाइगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स होता है वो आपको मतलब कि सेल के अंदर वेसिकल्स के अंदर ही मूव करता है, और फिर आपको मेम्ब्रेन के दूसरे साइड से वो आपको एग्जिट हो जाता है, मतलब एक्सोसाइटोसिस हो जाती है। और ये आपको एंडोथेलियल सेल्स में होते हैं, जो कि आपको ब्लड वेसल्स की को लाइन करते हैं, मतलब ब्लड वेसल्स के साइड्स में प्रेजेंट होते हैं। और ये आपको बेसिकली यूज़ होता है आपको ब्लड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बीच सब्सटेंसेस को ट्रांसफ़र करने के लिए। नेक्स्ट आपका एक और मैकेनिज्म जो होता है एक्सोकाइटोसिस, ये आपका इसमें जो वेसिकल्स के फॉर्म में सब्सटेंसेस आपको सेल्स के बाहर मूव करते हैं बिना प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास करते हुए। ठीक है, और ये मेनली आपका इन्वॉल्व होता है सिक्रेटरी सब्सटेंसेस जैसे कि हार्मोन वगैरह के रिलीज के लिए। तो ये था अबाउट आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कौन सी अलग अलग मैकेनिज्म होती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।